बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करना है। वो लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास एक हार्मोन है और इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। अब ये वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये स्पेशल हार्मोन है फ़ीमेल के लिए, क्योंकि फ़ीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स हैं ना, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि ये फ़ीमेल है, तो वो सारे जो उसकी खसूसियात हैं, वो सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस हार्मोन की वजह से पैदा हो रही हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फ़ीमेल पैदा करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोजन का इंट्रोडक्शन है कि ये देखें, इसके नाम से ज़ाहिर है ये फ़ीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक हो गया, तो ये स्पेशल है फ़ीमेल के लिए। तो फ़ीमेल में जितना भी आप कह सकते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का जो अमल है, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रही है, तो उसमें इस हार्मोन का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम इस हार्मोन की नेचर की बात करें तो ये वाला जो हार्मोन है इसमें 18 कार्बन्स होते हैं और उसके अलावा इसकी जो नेचर है ये स्टीरॉयड इन नेचर है। ठीक हो गया। कुछ हमने हार्मोन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। लेकिन जो चौथी हार्मोन की जो कैटेगरी थी वो लिपिड्स थे, कि हार्मोन कुछ लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, और लिपिड्स में कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करेंगे? स्टीरॉयड से। तो हमारा ये वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी नेचर स्टीरॉयड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आपको कितनी टाइप्स में मिलता है? तो ये आपको ना नेचुरली तौर पे नेचर में आपको 3 किस्म का ये हार्मोन मिलता है। इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं 17 बीटा एस्ट्रोडायोल कहते हैं, दूसरे को हम एस्ट्रोन कहते हैं और तीसरे को हम कहते हैं एस्ट्रियोल। तो ये 3 एस्ट्रोजन की टाइप्स हैं जो नेचुरली ये अवेलेबल हार्मोन्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो हार्मोन है इसकी हमने फंक्शंस की बात करनी है कि ये वाला जो हार्मोन है ये फ़ीमेल में क्या क्या रोल प्ले करता है। तो अब देखें, इसके पहले हमने इफ़ेक्ट चेक ही करने हैं, इफ़ेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके ऊपर इस हार्मोन का क्या इफ़ेक्ट है। तो पहले हम चेक करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन वजाना। वजाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक हो गया, जिसको हम वजाना कहते हैं। तो ये इस हार्मोन का वजाना के ऊपर क्या रोल है? इंक्रीज साइज़ ऑफ वजाना, कि ये वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये वजाना के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि इस हार्मोन के आने से ये वाली जो वजाना मसल्स की बनी हुई है। ठीक हो गया, तो उसमें जो मसल्स की आप कह सकते जो डेपोजिशन है उसकी जो मिकदार वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में जो वजाना है उसका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये जो वजाना है इसके अंदर एक एपिथेलियल टिश्यू होता है जो सिंपल फॉर्म में होता है। अब देखें, ये वाला जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले हम इसकी टाइप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ लेयर। अगर तो सेल की एक ही लेयर हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, लेकिन अगर उसमें एक से ज़्यादा लेयर्स आ जाएं तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो पहले हमारे पास सिंपल एपिथेलियम होती है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन आता है तो सिंपल एपिथेलियम को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आगे फिर ज़्यादा रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन को, कि स्ट्रेटिफाइड की वजह से फिर वजाना में इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और इसका तीसरा इसमें क्या फंक्शन है? इंक्रीजेज द डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, कि ये वजाना में जो ग्लाइकोजन है उसको ज़्यादा डिपॉजिट करवाती है और ये ग्लाइकोजन की आगे मेटाबॉलिज्म होती है। ग्लाइकोजन के रिजल्ट में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड के बढ़ने से जो वजाना की पीएच होती है वो लो हो जाती है। तो जहाँ पे भी एसिड आ जाए एसिड से पीएच लो होती है। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स थे वजाना के ऊपर। अच्छा बच्चों, दूसरे नंबर पे हमने एस्ट्रोजन का इफेक्ट चेक करना है, इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बॉडी से बाहर होते हैं। इसके नाम से ज़ाहिर है एक्सटर्नल बाहर जेनिटेलिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज साइज ऑफ क्लाइटोरिया, क्लाइटोरस भी एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है, एंड लिबिया मिनोरा। तो ये भी सारे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उनके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ मतलब वहाँ पे जो मसल्स की जो डेपोजिशन है या मसल का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। और साथ ये क्या कर रहा है? इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ फैट, तो वहाँ पे ये फैट को ऐड करवा रहा है ऑन मोनस प्यूबस एंड लिबिया मेजोरा। तो ये भी सारे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वहाँ पे ये फैट को भी क्या करवा रहा है? डिपॉजिट करवा रहा है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमने इसका इफेक्ट चेक करना है, इफेक्ट्स ऑन सर्विक्स। वजाना के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है।
तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन काजिज इनलार्जमेंट ऑफ सर्विक्स। तो ये भी सर्विक्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे इंक्रीज़ कर रहा है कि उसके जो मसल्स हैं उसकी जो मिकदार है या उसकी जो ग्रोथ है मसल की, उसको ये इंक्रीज़ कर रहा है, जिससे जो सर्विक्स है वो भी क्या हो रही है, साइज़ में इंक्रीज़ हो रही है। दूसरे नंबर पे इंक्रीज अल्कलाइन सिक्रेशन ऑफ सर्विक्स। अब देखें वजाना में लैक्टिक एसिड था, लैक्टिक एसिड पीएच लो हो गई थी, ठीक है, लेकिन जब हम आगे आते हैं तो सर्विक्स में अल्कलाइन सिक्रेशंस पैदा होती हैं, और वो अल्कलाइन सिक्रेशंस क्या करती हैं, जो एसिडिक पीएच बनी थी उसको फिर न्यूट्रलाइज कर देती हैं। मतलब जो पीएच कम हुई थी वो दोबारा क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज, मतलब नॉर्मल हो जाती है। और उसके बाद हम इसका इफेक्ट चेक करते हैं यूट्रस के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूट्रस होता है, क्योंकि यूट्रस में सारा जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में होती है। तो यहाँ पे भी ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, इंक्रीज साइज़ ऑफ यूट्रस, यूट्रस के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, वही मसल्स और उसमें जो ब्लड सप्लाई है उसकी मिकदार को ज़्यादा करके यूट्रस के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा वही बात है, इंक्रीज वस्कुलैरिटी। वस्कुलैरिटी कहते हैं वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी यूट्रस में उनकी तादाद को ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो। और तीसरे नंबर पे काजिद ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड। यूट्रस के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जिन्होंने डिफरेंट सिक्रीशंस पैदा करनी है, तो ये हार्मोन उनको भी ग्रो करवा रहा है ताकि वो जल्दी से ग्रो और अपनी सिक्रीशन पैदा करें। और चौथे नंबर पे इंक्रीजेज सेंसिटिविटी ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसन। अब ये वाली जो यूट्रस होती है, यूट्रस में 3 दीवारें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली दीवार को हम कहते हैं एपीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम आती है। तो ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसन का जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि हमने ऑक्सीटोसन हार्मोन की बात की थी, ये डिलीवरी में हेल्पफुल है, ठीक है। तो डिलीवरी तब भी होती है जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होनी है, यूट्रस के मसल में, और मसल कहाँ पे है, मायोमेट्रियम में, ठीक हो गया। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, मायोमेट्रियम को तैयार कर रहा है कि उसके ऊपर ऑक्सीटोसन का इफेक्ट हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि जो डिलीवरी है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद इसका इफेक्ट है फ्लोपियन ट्यूब। यूट्रस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, इसका एक और नाम, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये 2 होती हैं, ठीक है, एक राइट साइड पे दूसरी लेफ्ट साइड पे होती हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कहती हैं एग और स्पर्म का मिलना, ठीक हो गया, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट आगे नीचे यूट्रस में आता है, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है ये हार्मोन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसे कहती हैं, एग और स्पर्म के मिलने को, बाय काजिंग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। तो अब देखें ये वाली जो ओविडक्ट है इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि जो ओवरी के अंदर जो एग बन रहा है वो यूट्रस में आ जाए, वो आगे फ्लोपियन ट्यूब में आ जाए, और नीचे से जो स्पर्म आ रहे हैं वो भी कहाँ पे आ जाएँ, फ्लोपियन ट्यूब में आ जाए, दोनों वहाँ पे मिल जाए, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, इंक्रीज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। अब देखें फ्लोपियन ट्यूब के अंदर स्पेशल किस्म के एपिथेलियल सेल होते हैं जो सिलिएटेड होते हैं। ऐसे एपिथेलियल सेल जिनके ऊपर सीलिया आ जाएं उनको हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, ठीक हो गया। तो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल की वजह से जो एग हैं और जो स्पर्म है वो फ्लोपियन ट्यूब में आ रहे हैं। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है, उनकी तादाद को और उनकी एक्टिविटी को ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।